हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की NCERT पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 2 अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल से संबंधित सभी अध्यायों को हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल का डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदुओं को हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक जो आप आकृति देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये तरीके से ये मान लेते हैं ग्लोब है। ठीक है, तो ग्लोब में प्रमुख जो रेखाएं होती हैं, जो खड़ी लाइन इस तरह से जो लिटी हुई लाइन होती है, इसे हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, ये क्या है? अक्षांश रेखाएं। इस अक्षांश रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे विषुवत रेखा। ठीक है, जो कि 0 डिग्री पर अवस्थित होता है, इसे बोलेंगे हम लोग विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ठीक है, इसके अगर नीचे आते हैं 27 डिग्री, कितना? 27 डिग्री अगर नीचे आते हैं तो ये कहलाएगा आपका मकर रेखा। इसी के ऊपर अगर आप जाते हैं 27 डिग्री तो ये क्या कहलाएगा? आपका कर्क रेखा। ये भी 27 डिग्री पर इस स्थित है, इसे बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी के ऊपर अगर जाते हैं थोड़ा सा और 66.5 डिग्री पर, कितना? 66.5 डिग्री पर जाते हैं तो ये कहलाता है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। क्या बोलेंगे इसे? उत्तरी ध्रुवीय वृत्त कहेंगे। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो बिंदु यहाँ पर एक देखने को मिलता है जो कि 90 डिग्री पर अवस्थित होता है, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। तो कंफ्यूज नहीं करना है, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त अलग है, उत्तरी ध्रुव अलग है। ठीक है ना? ठीक इसी तरीके से अगर हम दक्षिण में आते हैं तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं, इसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर 66.5 डिग्री, इसे कहेंगे दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। और ये बिंदु आपका क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव ही कहेंगे, जो कि ये भी होगा 90 डिग्री पर। ठीक है, देखिए रेखाएं तो बहुत सारी रेखाएं हैं। अगर विषुवत रेखा के बारे में बात करें, इस विषुवत रेखा, ये जो हमारी विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में कुल मिलाकर के 89 रेखाएं खींची गई हैं। कितना? 89। ठीक इसी तरीके से विषुवत रेखा के दक्षिण में भी 89 रेखाएं खींची गई हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो कितना होता है? 178। और एक विषुवत रेखा वाला लाइन जोड़ लेंगे तो कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 179। कह सकते हैं अक्षांशों की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो ये 179 है। कितना है? 179 रेखाएँ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कितनी रेखाएं हैं? 179 रेखाएं हैं। ये आपका यहाँ पर 79 होगा, चलिए इसको फिर से लिख देते हैं, 179 रेखाएं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो फिर इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 179 में आपको 2 ऐड करनी होगी और एक निकल करके आएगा 181 अक्षांशों की संख्या। ठीक है, तो अक्षांशों की संख्या पूछा जाए तो 181, अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछा जाए तो 179 होगा। ठीक है, इससे महत्वपूर्ण 5 रेखाओं के बारे में पढ़ना है, अक्षांश रेखाओं के बारे में। कौन कौन सी? विषुवत रेखा 0 डिग्री, 27 डिग्री, कर्क रेखा, उत्तरी वाला जो है ये वाला बिंदु,
ठीक है। इसी नीचे आएंगे, दक्षिण में तरफ आएंगे तो मकर रेखा जो कि 47 डिग्री है, और एक ये 66.5 डिग्री दक्षिण वाला जो इसे बोलेंगे दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त कहेंगे। जबकि इस रेखाओं के बारे में बात करें तो इसे क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त जो कि 66.5 डिग्री पर है, और ये 90 डिग्री पर है जो कि उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और ये दक्षिणी ध्रुव जो कि 90 डिग्री पर है। ठीक है। रेखाओं की संख्या बात करें तो 179 है। तो ये हो गया अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों के बारे में पूर्ण जानकारी। ठीक है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे देशांतर रेखाओं के बारे में, तो देखिए एक ये जो रेखा खींची गई है, जो सीधी रेखा खींची गई हैं, ठीक है, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा लाइन खिंचा सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये जो रेखा अभी खींची गई हैं इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारा क्या है, अच्छा ये हमारा मध्य पर जो कहते हैं इसको कहेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, या फिर इसे ये जो लाइन है ना, इसे ग्रीनविच लाइन भी हम लोग कह सकते हैं, ग्रीनविच लाइन। तो ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा भी से कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा भी कह सकते हैं। अब इसके आगे ये तो हमारा लाइन हो गया 0 डिग्री जो कि हमारा देशांतर रेखा है, जिसे हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा कह रहे हैं, प्राइम मेरिडियन भी कह रहे हैं। ठीक है, या फिर इसे हम लोग कह रहे हैं ग्रीनविच लाइन कह रहे हैं, या फिर इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा भी कह रहे हैं। ठीक है, ठीक इसी का आगे अगर आप राइट की तरफ बढ़ते हैं तो 180 रेखाएं इस तरह से खींची गई हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर बाईं तरफ आते हैं तो भी 180 रेखाएं खींची गई हैं, और 180 रेखाएं जो 181 नंबर पर जो आता है, जो खींचते जाएंगे आप, तो इसके ठीक पीछे, इस लाइन के पीछे, इसी लाइन के पीछे वो लाइन आएगा 181 नंबर, इधर से भी आएंगे तो 180 नंबर, 181 नहीं 180। ठीक है, तो इधर से भी जाएंगे तो 180, इधर से भी जाएंगे तो 180, और वो दोनों एक ही लाइन होगा जो ठीक इसके विपरीत होगा, इसके विपरीत होगा, इस लाइन के विपरीत होगा। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं, उस 180 लाइन को हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब जहाँ से तिथि निर्धारित होती हैं। जबकि ये वाला जो रेखा है 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा, यहाँ से समय तय होता है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो समय आपके में ऐड हो जाएगा, और अगर पीछे जाते तो आपका समय घट जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि भारत का जो मानक रेखा है वो 5.5 घंटा आगे है, तो हम लोग आगे हैं तो 5.5, भारत कुछ यहाँ पर है तो हम लोग ऐड कर देते हैं उसमें 5.5 घंटा। ठीक है, तो आगे जाएंगे तो जुटेगा, पीछे जाएंगे तो घटेगा। तो इसमें 2 प्रमुख लाइन के बारे में आपको याद रखनी है। पहला ये वाला 0 डिग्री जो है, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा जो कि 0 डिग्री पर है, इसी को ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, इसी को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत वाले जो रेखा है जो 180 डिग्री हम कह रहे हैं। ठीक है, तो 180 क्या है हमारा, 180 है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जहाँ से तिथि निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं इस तरीके से कितनी रेखाएं खींची गई हैं, 180 मतलब कि 360 रेखा है, कुल मिलाकर के 360 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इतना याद रखना है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको अच्छे से फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए फिर अब क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सवाल दिए गए हैं। देखिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है कर्क रेखा 47 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल सही है। मकर रेखा 47 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये भी सही है। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भी सही है। और यहाँ दे रखा है दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये कथन गलत है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त जो होता है वो कितना होता है, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ना कि 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर जो कहता तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए था, दक्षिणी ध्रुव, ना कि वृत्त। वृत्त लिख दिया है इसका मतलब है कि वो 66.5 डिग्री के बारे में बात हो रहा है। अब ये देखना है कि उत्तरी या दक्षिणी, तो दक्षिण की बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होना चाहिए था। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पर गलत है। बाकी डिटेल्स कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर हम दे चुके हैं, है ना, कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा सारे लाइन दिए गए हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके फिर से पढ़ सकते हैं, जो हम आपको समझाएं वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अगला सवाल। जितना कुछ समझाएं उसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे जो सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे लिखा है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, कौन सा होता है, ये होता है प्रधान मध्याह्न रेखा, जहाँ से समय तय होता है। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है तो यहाँ पर समय, मानक समय यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तिथि को निर्धारित किया जाता है, डेट को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, प्रधान मध्याह्न रेखा जो कि 0 डिग्री पर है। ठीक है, चलिए
आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विश्व के सभी देशों का मानक समय इसी रेखा के द्वारा निर्धारित होता है। इस रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की राजधानी लंदन के समीप ग्रीनविच मानक नामक स्थान इसी रेखा पर स्थित है, जहाँ राजकीय वेधशाला स्थित है। यह रेखा 9 देशों से होकर गुजरती है: यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो है, घाना है और अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़ है ना, मेनली क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये 9 देशों का नाम याद रखना है आपको, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश से प्रधान मध्याह्न रेखा नहीं गुजरी है, ग्रीनविच नहीं गुजरी है ना, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा नहीं गुजरती है। तो इन सब का नाम दे देगा, 3 का 1 को अल्टर डाल देगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इन 9 देशों का नाम याद रखिए। चलिए अगला सवाल है, इसको बता चुके हैं, भारत 5.5 घंटा आगे है। वही सवाल है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है, तो आगे है। कितना आगे है, तो 5.5 घंटा देखेंगे तो आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। अगला सवाल है, आप चाहे तो ना ये खुद भी निकाल सकते हैं कि 5.5 घंटा कैसे आ रहा है। ठीक है, ये भी चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, आखिर ये कैसे आता है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक सर्कल पूरा करने में कितना समय लेता है, 24 घंटा का। 24 घंटा का समय लेता है ना, और 24 घंटा समय लेता है, और एक चक्कर एक्सिस पर घूम जाता है। इसका मतलब है कि कितना डिग्री कवर करता है वो, 360 डिग्री कवर करता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि एक घंटा में वो 15 डिग्री कवर करता होगा। ठीक है, तो 1 घंटा मतलब हम कह सकते हैं कि 60 मिनट। कितना, 60 मिनट में कितना, 15 डिग्री। तो ये कह सकते हैं 1 मिनट में दोनों तरफ 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौक 60, तो हो जाएगा ये 4 मिनट, और ये हो जाएगा 15 एकम 15 यानी कि 1 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब देखिए भारत कितना आगे है, भारत आगे है 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। या फिर हम कह सकते हैं कि 82.5 डिग्री पर मानक रेखा भारत का तय होता है, तो 82.5 डिग्री को कर दिया आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिग्री में लेता है 4 मिनट, तो 1 डिग्री का कितना, तो गुना कर दीजिए। तो 5 और 20 की 0, 4 दूनी 8, 2 10, और 8 32, 37, 34, ये निकल करके कितना आया, ये निकल करके आया आपका मिनट, 340 मिनट। इसे आप लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो किसे बदल जाएगा, ये घंटा में चेंज हो जाएगा। तो देखिए 1 0 0 कट जाएगा, तो 6 5 30, और लगभग देखेंगे तो 6 6 36, मतलब वही आपका आसपास में आ जाएगा, 5.5 घंटा के आसपास निकल करके आएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से निकाल लीजिएगा, निकल करके आ जाएगा आपका 5.5 घंटा। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो वही सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, 82.5 × 4 करेंगे तो 330 मिनट आएगा। गुना कुछ गलत किए थे क्या यहाँ पर, 5 और 20, 4 दूनी 8, फिर से कर लेते हैं गुना क्या था यहाँ पर, 5 और 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 चौक 32 और 1 33। हाँ ठीक है, गुना गलत किए थे, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 25, 6 25 आ गया ना, 5.5 घंटा। ठीक है ना, तो सिंपल सा चीज़ है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल पूछा गया है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है। देखिए आ गया, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती हैं। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। ठीक है, तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती हैं। अब इन 13 देशों का नाम भी आपको याद रखना है, जैसे कि इक्वाडोर है, कोलंबिया है, साओ टॉम्स है ना, गैबोन है, कोलंबिया है, कांगो गणराज्य है, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य है, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है, मालदीव है, किरिबाती है, इंडोनेशिया है। तो ये सभी देश हैं, इसमें से आप देखेंगे तो मैक्सिको इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो एक बार अगर अच्छे से आप देख लेते हैं ना उन 13 देशों का नाम, तो भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये मैक्सिको, ध्यान रखिएगा कि मैक्सिको से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। जैसे कर्क रेखा भारत से गुजरती है ना, तो मैक्सिको से होकर के कर्क रेखा गुजरती हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अच्छा सवाल है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अफ्रीका है आपका, अफ्रीका देखेंगे कि सेंटर में है। ठीक है, तो यहाँ से तीनों गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा भी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा इन तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, एशिया से बात करें तो यहाँ से कर्क रेखा गई हुई हैं। ठीक है, कर्क रेखा से गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका से फिर बात करें तो यहाँ भी हम देखेंगे तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरी है। दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो आप यहाँ से आप देखेंगे तो ये कर्क मकर रेखा यहाँ से गुजरी हुई है। और भूमध्य रेखा को भी शायद ये थोड़ा सा लेता है ये हिस्सा कुछ, अब देख लीजिए यहाँ से ये वाला।
है ना। आप देखेंगे यहाँ से तो ये हो गया आपका इक्वेटर पर ये वाला रेखा, देखिए कौन कौन से गुजरा हुआ है, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ये हो गया आपका एशिया, है ना। कर्क, ये हो गया विषुवत रेखा। बात करें यहाँ पर कर्क रेखा के बारे में तो देखिए कौन कौन से गुजर रहा है, तो देखिए अफ्रीका भी है, एशिया भी है और उत्तरी अमेरिका भी गुजर रहा है, 3 महाद्वीप। तो 3 ही गुजर रहे हैं महाद्वीप, 3 ही देखेंगे महाद्वीप से गुजरता है आपका विषुवत रेखा, और 3 ही देश महाद्वीपों से गुजरता है आपका मकर रेखा, और 3 ही देखेंगे आप यहाँ पर महाद्वीप से गुजरती हैं मकर रेखा। कौन कौन सा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ये इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तो सवाल वहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा ऐसा ये महाद्वीप है जहाँ से विषुवत रेखा गुजरी हुई है ना, कुछ ऐसा ही सवाल था। तो भूमध्य रेखा शायद कुछ था ना, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो देखिए ये हो गया आपका भूमध्य रेखा भी गई हुई है इससे, अफ्रीका से, है ना। कर्क रेखा भी गई हुई है और मकर रेखा भी, ये तीनों को कवर करता है अफ्रीका, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे तो अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई हैं अफ्रीका से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, एशिया से होकर या फिर अटलांटिक महासागर से, ठीक है। कहाँ से खींची गई हैं ये, तो याद रखना ये खींची गई हैं प्रशांत महासागर से होकर के। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 2 कर्मागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। यह रेखा सीधी न होकर के विभिन्न स्थानों पर मुड़ी हुई है, क्योंकि जहाँ कोई अवसर स्थल भाग है वहाँ को इसे मोड़ दिया गया है, ठीक है। मुड़ने के पीछे रीजन क्या है, ताकि कंट्राडिक्शन ना हो, कोई एक ही देश में कोई 2 तिथि ना हो। जैसे अगर ये मान लीजिए कि ये हमारा 180 डिग्री है, तो अगर 180 डिग्री का मतलब तिथि रेखा है ये, तो अगर यहाँ पर 21 तारीख है, ठीक है, ऐसा होगा कुछ। अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ 15 है तो यहाँ पर 16 होगा, तो इसका मतलब है कि अगर देश से बीच से गुजार देंगे अगर इस तरह से, तो दोनों तो एक ही देश में देखेंगे 2 डेट आ जाएगा फिर, क्योंकि इस रेखा के आगे या पीछे का डेट एक दिन का अंतर होता है। तो अगर किसी देश से गुजार देंगे तो देखेंगे कि यहाँ भी 15 तारीख, यहाँ 16, यहाँ 15 हो जा रहा है, क्योंकि एक दिन का तो अंतर है। इसीलिए क्या करते हैं इसे हम लोग, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आ रहा है तो यहाँ से इसको ऐसे करके निकाल देते हैं, ताकि ये इस देश में एक ही डेट हो, कोई अलग अलग डेट नहीं हो। तो इस कंट्राडिक्शन को दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से गुजरी हुई है, प्रशांत महासागर से होकर के। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या पूछ रहा है आपसे, है ना। तो देखेंगे हम लोग इसमें 179 अक्षांशों की रेखाओं की संख्या, देशांतर की संख्या 360 है, ठीक है। कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ये तो हमने बता ही दिया वहाँ पर कि 90 देखेंगे कुल संख्या, उत्तर में और दक्षिण में 89, मिला करके 100 हो गया 78, और एक आपका विषुवत रेखा है, तो जोड़ करके हमको हो जाएगा 179, और 360 के बारे में तो हमने बता ही दिया। चलिए ये भी सवाल हम लोग वहाँ डिस्कस कर दिए थे कि पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, तो एक देशांतर पार करने में समय लगता है 4 मिनट का, ठीक है। चलिए इसे बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे क्या है क्या नहीं है ना। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। ये अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है, तो ये है आपका बेरिंग जल संधि। कौन सा, बेरिंग जल संधि जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके से समानांतर स्थित है। अगला सवाल है, विषुव शब्द किसका घोतक है। ये भी सवाल अच्छा है, विषुव शब्द किसका घोतक है। तो याद रखिएगा, ये जब दिन व रात बराबर होते हैं ना, उसे विषुव कहते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं उसे विषुव कहते हैं। सिंपल सबको याद रखनी है। हाँ, ये याद रख सकते हैं यहाँ पर, जब दिन रात बराबर होते हैं तो यह स्थिति विषुव कहलाती है, जिसका अर्थ होता है समान। अर्थात जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तब पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। ऐसा स्थिति वर्ष में 2 बार होता है। कब कब, एक तो 21 मार्च को होता है और दूसरा 23 सितंबर को होता है, ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं विषुव कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, अगला 11।
सवाल है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। बताना है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा पूछ रहा है आप यहाँ से, पूछ रहा है आपसे कि कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रखा है कि दो अक्षांशों व देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी सर्वत्र समान होती है, ये कथन गलत है। याद रखिएगा, किन्हीं दो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वत्र समान नहीं होती है। ठीक है, आगे दे रखा है यहाँ पर कि दो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वत्र समान नहीं होती है, ये कथन सही है। केवल अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वत्र समान होती है, केवल अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वत्र समान होती है, तो ये भी कथन गलत है। केवल देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वत्र समान होती है, तो ये भी कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, बी भी गलत है, सी सही होगा। ठीक है ना, क्यों देखिएगा, थोड़ा सा समझाएंगे अभी हम। देखिए लिखा है कि दो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वत्र समान नहीं होती है। नहीं, दो अक्षांशों के मध्य जो होती है ना, वो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा समान होता है। कैसे देखिएगा, जैसे हम यहाँ पर हम लेते हैं ग्लोब, या फिर हम आते हैं इस आकृति पर, इसी आकृति पर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबसे पहले देखिए क्या लिख दिया हुआ था कि किन दो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी सर्वत्र समान होती है। तो देखिए दो अक्षांशों के मध्य, तो दो अक्षांशों के मध्य देखेंगे कि दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, लेकिन देशांतर, देखिए देशांतर के मध्य सर्वत्र दूरी क्या समान होती है। जैसे जैसे हम अक्षांशों की तरफ यानी ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो लेंथ है वो क्या होते जाता है, कम होता चला जाता है, ध्रुवों पर बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो देखिए अक्षांशों के बीच की दूरी तो समान तो है, लेकिन देशांतरों के बीच देखेंगे कि दूरी जो है वो क्या है, असमान है। असमान है मतलब ध्रुवों पर कम है, जबकि आप देखेंगे तो आगे जैसे सब इधर पढ़ेंगे आप वृत्त की तरफ बढ़ेंगे यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो कम होता बढ़ता चला गया है, लेकिन जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे तो ये कम होता चला गया है। ठीक है, दूसरा पूछा गया था कि किन्हीं दो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वत्र समान नहीं होती है। तो समान देशांतरों में नहीं होती है, अक्षांशों में तो होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी कथन था कि केवल अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी सर्वत्र समान होती है, इस वजह समान होती है, तो ये कथन सही है। अब देखेंगे कि यहाँ का दूरी ले लीजिए, ये दो अक्षांश के बीच की दूरी देख लीजिए, हमेशा हर जगह इक्वल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी देखिएगा तो इक्वल देखने को मिलेगा, है ना, तो सी सही है। डी कह रहा था कि केवल देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वत्र समान होती है, तो केवल लगा दिया, और वैसे देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वत्र समान होती ही नहीं है। आप देखेंगे कहीं भी, यहाँ देखिए कि दूरी कुछ मिल रहा होगा दो देशांतर के बीच, यहाँ कुछ देखने को मिल रहा होगा, यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है। जैसे ध्रुव पर जाएंगे तो और कम देखने को मिलेगा, है ना, कम क्या बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं सी कथन यहाँ पर सही है और बी कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है। ये भी अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, दो देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है, तो 111.32 किलोमीटर की होती है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इतना होता है, परंतु रेखाएं ध्रुवों की ओर जाने पर पास आती जाती हैं, अंततः ध्रुवों पर ये परस्पर मिल जाती हैं, अर्थात वहाँ पे शून्य हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये बात हो रहा है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो बिल्कुल ही शून्य हो जाती हैं। आगे है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, अक्षांश, अनन्य, गोर या फिर डोलड्रम। तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है गोर। क्या कहा जाता है, गोर कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। गोर अर्थात यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी गोर ही कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को गोर कहते हैं। दो अक्षांश एवं दो देशांतर रेखाओं के मध्य भाग को ग्रिड कहते हैं। दो अक्षांश और दो देशांतरों रेखाओं के मध्य भाग को क्या कहते हैं, जैसे कि एक हो गया ये आपका और ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे दो हो गया अक्षांश और दो रेखा, जिसके बीच में ये वाला भाग को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के भौगोलिक निर्देशांक कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भौगोलिक निर्देशांक कोऑर्डिनेट कहते हैं, जहाँ से हम लोग दिशा पता कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य कौन सा महासागर स्थित है। बताना है, 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य कौन सा महासागर स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा गया आपसे कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य कौन सा महासागर स्थित है। ये स्थित है आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब मैप पर जरूर देखिएगा, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 0 डिग्री
0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य में अटलांटिक महासागर स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा तथा 0 डिग्री देशांतर अर्थात प्रधान एवं उत्तर अटलांटिक महासागर में परस्पर ये मिलती हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री और 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य कौन सा महासागर है? तो ये अटलांटिक महासागर है। आई थिंक अगर मैप पर यदि विजिबल हो तो हम बता पाएँ। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, है ना। तो इस पर देखेंगे इक्वेटर भी यहाँ पर से गया हुआ है ना। और पूछा था 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो रेखा है वो क्या है? ये आपका 0 डिग्री है ना, प्रधान एवं उत्तर रेखा है। ठीक है, और ये वाला आपका इक्वेटर है। तो दोनों कहाँ से गुजरे हुए हैं? ये अटलांटिक महासागर से गुजरे हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपका पॉइंट था, ध्यान रखना था। तो ये था महत्वपूर्ण 14 प्रश्न इस अध्याय से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।